कैसे हो आप सब? जल्दी जल्दी सभी की सभी लाइव आ जाओ ताकि हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। जल्दी जल्दी आ जाओ सभी की सभी लाइव। और कल टेस्ट किस किस कैंडिडेट ने दिया था ये भी एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि कल टेस्ट किस किस कैंडिडेट ने दिया था। मतलब इतना खराब परफॉर्मेंस रहेगा, मैंने कभी सोचा तक नहीं था इतनी खराब परफॉर्मेंस दोगे आप लोग टेस्ट में। बस आपसे बेमतलब की बातें करवा लो, जिद बहस करवा लो, उसमें ही आप बिल्कुल एक नंबर पर पोजीशन पर आओगे। बड़ी मुश्किल सा जो ये वाला बैच है ना, इस वाले बैच में से केवल 7 कैंडिडेटों ने टेस्ट दिया था, ओनली 7 कैंडिडेटों ने। और उन 7 कैंडिडेटों का जो स्कोर था ना वो इतना खराब था, मतलब सोच नहीं सकते इतना खराब स्कोर था उन 7 कैंडिडेटों का। तो कुछ शर्म करके पढ़ लिया करो यार। जब आज आपके ये हालात हैं, जब दिन की 2 क्लास स्टार्ट हो जाएंगी उस टाइम आपके क्या हालात रहेंगे आप ये खुद सोच सकते हो। मैं रेगुलर बोल रहा हूँ, पहले प्रीवियस ईयर पेपरों को अच्छे से रट दो यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो। इतना खराब परफॉर्मेंस था, बहुत ही ज्यादा खराब, मतलब बिल्कुल ही खराब परफॉर्मेंस, इससे खराब हो ही नहीं सकता। और ये तो तब था जब मैंने पेपर को बहुत घुमा फिरा के नहीं बनाया। यदि मैं पेपर को घुमा फिरा के बनाता ना तो भाई लोगों फिर तो सीन ही आपका कुछ और होता। एक एक क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाते आप यदि मैं पेपर को घुमा फिरा के करता तो। ये आज आपकी तब तैयारी है जब मैं एक यूनिट का टेस्ट ले रहा हूँ, और जो भी मैंने बहुत पहले अनाउंसमेंट कर दिया था उस टेस्ट के बारे में। ठीक है, 2 बार डिले हो चुका है हमारा ये टेस्ट, उसके बाद में ये हालात आप लोगों के। पता है ऐसे कंडीशन में पढ़ाने का मन नहीं करता। ओनली सिलेबस कंप्लीट करवाना यहाँ टारगेट नहीं है। और अब ये ध्यान रखना, अब हर रेगुलर संडे टू संडे टेस्ट होगा। और अब ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछने का, ठीक है, किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन करने का केवल अधिकार उन कैंडिडेटों के पास में है जो टेस्ट देंगे। ठीक है, यदि कोई कैंडिडेट टेस्ट नहीं देता है तो उसको यहाँ पर इस क्लास में किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन करने का कोई अधिकार नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना आप। ठीक है, चलो आज हम बात करते हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के बारे में, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के बारे में कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल क्या है। देखो सबसे पहले बात की जाए तो फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है। कहां से? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल से, जनसांख्यिकीय संक्रमण जो मॉडल है वहां से आजकल एक क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है कि ये जो आप पढ़ रहे हो वो पूरे पूरे 1 नंबर का आप पढ़ रहे हो, सॉरी 2 नंबर का, मतलब कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा यहां से। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रख लेनी। अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। इस सिद्धांत को मूल रूप से 1929 में डब्ल्यू एम थॉमसन ने प्रस्तुत किया। ठीक है, यह बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है प्यारे साथियों कि जो ये वाला मॉडल था, कौन सा? ठीक है, तो ये जो जनसांख्यिकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है, देखो इसको जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत या जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत भी बोलते हैं। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो डब्ल्यू एम थॉमसन महोदय के द्वारा किया गया था 1929 में। ठीक है, 1929 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन डब्ल्यू एम थॉमसन ने किया था। उसके बाद 1945 में नोटेस्टिन महोदय ने इसमें संशोधन किया था। ठीक है,
ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है इसके मूल रूप से प्रतिपादक कौन है। इसके मूल रूप से प्रतिपादक हम WAM थॉमसन महोदय, और 1945 में नोटिस्टिन ने इस मॉडल में संशोधन किया था। अब हम थोड़ा सा आगे चलकर बात करते हैं प्यारे साथियों। यह सिद्धांत यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जन्म दर व मृत्यु दर की प्रवृत्ति के अनुभव के आधार पर प्रस्तुत किया गया। अब ये जो सिद्धांत है ये प्रस्तुत किया गया था, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत नोटिस्टिन व थॉमसन महोदय ने प्रस्तुत किया। तो इन्होंने कहीं ना कहीं का तो अध्ययन किया होगा जिसके बेसिस पर इन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसको लेकर भी थोड़ा सा क्या चल रहा है, मतभेद चल रहा है। आप अलग अलग किताबों में पढ़ोगे तो इसको लेकर थोड़े थोड़े अलग अलग ओपिनियन देखने को मिलेंगे। जैसे जो ये सिद्धांत वो यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कि जो जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़े हैं उनके ऊपर आधारित है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है वो यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़ों पर आधारित है। फिर थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है कि यह सिद्धांत पश्चिमी यूरोपीय देश और उत्तरी अमेरिका के जनसंख्या के आंकड़ों के अनुभव पर आधारित है। आगे बता दिया गया कि ये जो सिद्धांत है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है, कुछ कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि ये पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित है। आगे लिख दिया कहीं कहीं कुछ कुछ किताबों में कि यह सिद्धांत विकसित देशों की जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है, तो ये बात तो कॉमन हो गई, क्योंकि देखो आप देख सकते हो विकसित देशों की बात की जा रही है तो ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप, यूरोप महाद्वीप और अमेरिका, ये क्या है, बिल्कुल 100% क्या विकसित देश है। ठीक है, ये क्या 100% विकसित देश है। तो यदि क्वेश्चन इन तीनों में से किसी भी टाइप से बनता है तो आपको ध्यान में रखना है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अध्ययन पर भी आधारित है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अध्ययन पर भी आधारित है और विकसित देशों की जनसंख्या के आंकड़ों के ऊपर भी आधारित है। आपको हर एक तरीके से ये ध्यान में रखना है। अब ये जो सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, मतलब अलग अलग विद्वानों ने इसका प्रतिपादन किया। तो जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है इसके जो पहले प्रतिपादक थे उनका नाम था कौन, WM थॉमसन महोदय। कौन थे, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के जो पहले प्रतिपादक है उनका नाम क्या है, बताओ प्यारे साथियों। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के पहले प्रतिपादक कौन है, यहाँ पर 29 करना प्यारे साथियों। ठीक है, द्वितीय प्रतिपादक में नोटिस्टिन महोदय, इन्होंने 1945 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था, 1945 में किया था। फिर थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, तीसरे जो प्रतिपादक हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है CP ब्लेकर महोदय। जो तीसरे प्रतिपादक हैं उनका नाम है CP ब्लेकर महोदय। यहां पर 29 कर लेना, CP ब्लेकर महोदय। तो CP ब्लेकर महोदय ने ये जो सिद्धांत है इसको 1952 में प्रतिपादित किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों कि CP ब्लेकर महोदय ने अपने इस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था, 1952 में किया था। उसके बाद में आता है वैन डिका महोदय। वैन डिका महोदय इस सिद्धांत के चौथे प्रतिपादक हैं जिन्होंने 2002 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था, 2002 में। उसके बाद हम बात करते हैं पंचम प्रतिपादक। तो इस सिद्धांत के जो पांचवें प्रतिपादक हैं उनका नाम है RJ लिथेस्त्रे। RJ लिथेस्त्रे ने 2006 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ डेट हैं इनको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्रॉस मैचिंग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। यदि पेपर डीपली बनेगा तो यहाँ से हर हाल में क्वेश्चन बनेगा। ये बात आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये पांचों के पांचों जो प्रतिपादक हैं इनका क्रम भी पूछ सकता है, इनके सन भी पूछ सकता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान थे जिन्होंने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हाँ, ये करवा दिया था लेकिन अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसके कुछ अन्य प्रतिपादक जैसे सोक्स है, टिवार्थ महोदय है। ठीक है, सोक्स है, टिवार्थ है, ब्लेकर है, RJ लिथेस्त्रे है, वैन डिका है और पीटर कॉक्स है। ये और विद्वान है जिनका संबंध किससे है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से संबंधित है।
यह सिद्धांत जनसांख्यिकीय सांतत्य की संकल्पना के ऊपर आधारित है, मतलब डेमोग्राफिक कंटिन्यूम की जो हाइपोथेसिस है उसके ऊपर आधारित है। तो जनांकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है वो जनसांख्यिकीय सांतत्य की संकल्पना पर आधारित है। अब ये जनसांख्यिकीय सांतत्य क्या होता है, इसके अनुसार जनसांख्यिकी विस्फोट का पूर्व अनुमान किया जा सकता है। जो जनसांख्यिकीय सांतत्य है इसका मतलब क्या होता है, जनसांख्यिकीय सांतत्य का मतलब होता है कि जो जनसांख्यिकीय विस्फोट का जो पहले का अनुमान है, जनसांख्यिकीय विस्फोट का पूर्व का जो अनुमान है उससे है। तो आपको यहाँ पर दोनों तरीके से याद रखना है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है वो जनसांख्यिकीय सांतत्य की संकल्पना पर भी आधारित है, ठीक है। और जनांकीय संक्रमण का जो सिद्धांत वो जनसांख्यिकीय विस्फोट का पूर्व अनुमान लगाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो ये दोनों की दोनों बातें आपको बहुत ही सही ढंग से ध्यान में रखनी है मेरे प्यारे साथियों। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अवस्थाएं बताई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोटेस्टीन और थॉमसन मोदे ने। नोटेस्टीन और थॉमसन मोदे ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की कुल 3 अवस्थाएं बताई थी। सॉक्स और टीवार्थ मोदे ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की टोटल 4 अवस्थाएं बताई। ब्लेकर व पीटर कॉक्स मोदे ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की कुल 5 अवस्थाएं बताई। तो नोटेस्टीन थॉमसन ने 3 अवस्थाएं बताई थी, कॉक्स सॉक्स व टीवार्थ मोदे ने 4 अवस्थाएं बताई। ब्लेकर व पीटर कॉक्स मोदे ने इसकी 5 अवस्थाएं बताई। तो ये पांचों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं इस सिद्धांत की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उनके बारे में, कि इस सिद्धांत की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। यह एक नियतिवादी एवं पूर्व उद्घोषणा कार्य संकल्पना है। ठीक है, यह एक नियतिवादी एवं पूर्व उद्घोषणा कार्य संकल्पना है जिसका उद्देश्य जनसंख्या परिवर्तन को सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों से संबंधित करना है। जब एक कृषि प्रधान ग्रामीण समाज प्रौद्योगिकी आधारित नगरीय समाज में बदलता है तब जनांकीय प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन होता है। यह बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं हम। यह सिद्धांत बताता है कि एक समाज विकास के साथ साथ उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर तथा सामान्यतः ग्रामीण व अशिक्षित समाज में मुख्यतः नगरीय औद्योगिक एवं शिक्षित समाज में रूपांतरित होता है। इस प्रकार हम इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि व सामाजिक आर्थिक विकास के बीच में संबंध को ढूंढ सकते हैं। अब देखो ये जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है ना वो किस किस के बारे में बात करता है, उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, ठीक है, सामाजिक विकास, निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर, ग्रामीण व अशिक्षित समाज का नगरीय औद्योगिक व शिक्षित समाज में रूपांतरित होना, ठीक है, इन सभी के बारे में बताता है। तो ये जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से, ठीक है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से हमें पता चलता है कि किस तरीके से एक अशिक्षित व ग्रामीण समाज नगरीय औद्योगिक व शिक्षित समाज में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रकार हम इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि एवं सामाजिक आर्थिक विकास के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन कर सकते हैं। इस सिद्धांत की जो मूल अवधारणाएं हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की मूल अवधारणाएं कौन कौन सी हैं और वो किस तरीके से हैं। तो एक बार कमेंट सेशन में कमेंट करके बताओ कि यहां तक का सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया। एक बार हम और अवधारणाओं को बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम मृत्यु दर में कमी आती है। यह सिद्धांत बताता है कि सबसे पहले मृत्यु दर में कमी आती है क्योंकि आर्थिक क्रांति से संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण, खाद्यान्न आपूर्ति विकसित होती है। इस सिद्धांत में माना जाता है कि सबसे पहले मृत्यु दर में कमी आती है। मृत्यु दर में कमी आने का 2 सबसे बड़ा कारण है। पहला कारण है कि जैसे जैसे
क्या होती जा रही है, समय बदलता जा रहा है, बिल्कुल ठीक उसी के अनुसार नई नई टेक्निक आ रहे हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, बेहतर तकनीकियां आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है, बड़ी बड़ी जो बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट टाइप की बीमारियां थी उनका भी बहुत अच्छे से इलाज हो पा रहा है। तो इस वजह से मृत्यु दर में कमी आ रही है। आज देख लो कैंसर और एड्स जैसे रोग के लोगों को भी बचा लिया जाता है। ठीक है, धीरे 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 ये हालात भी आ जाएंगे कि कैंसर और इससे एड्स से कोई व्यक्ति नहीं मरेगा। जैसे पहले टीबी का रोग था, टीबी से गांव के गांव खाली हो जाते थे, आज टीबी से शायद ही कोई मरता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से एक समय आने वाला है कि कैंसर से और एड्स जैसी बीमारियों से भी कोई नहीं मरेगा। धीरे धीरे खाद्यान्न आपूर्ति के संसाधन भी बढ़ते जा रहे हैं। मृत्यु दर के बाद जन्म दर में क्रमिक ह्रास हो रहा है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण भी क्रमिक होती है। भाई मृत्यु दर में तो कंट्रोल हो ही रहा है, साथ साथ जन्म दर में भी कंट्रोल हो रहा है। आज आप अपनी खुद की सोच बताओ, आपकी सोच क्या होगी कि ज्यादा से ज्यादा हमें 2 बच्चे करने हैं। ठीक है, मोस्टली कैंडिडेटों की सोच, जो मेरी एज के कैंडिडेट हैं, उनमें ज्यादातर लोगों की सोच ये होगी कि हमें एक बेबी करना है। ठीक है, मैक्सिमम सोच होगी उनकी 2 बेबियों तक। ठीक है, उसमें फिर कंडीशन नहीं है कि दोनों लड़के हैं लड़कियां हैं, किसी तरीके से बस फिक्स है कि हमें 2 से ज्यादा तो किसी हाल में नहीं करना है। यदि किसी को लड़का चाहिए, लड़का पहले हो गया तो वो वहीं पर कंट्रोल कर लेंगे, किसी को लड़की चाहिए, लड़की पहले हो गई तो वो वहीं पर कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, विद्वान व आर्थिक परिवर्तनों से परंपरागत रूढ़िवादी एवं धार्मिक विचारों का पतन होता है तथा जनसंख्या में परिवर्तन स्फूर्त होने लगते हैं। आर्थिक प्रगति के साथ उपभोक्तावाद, एकल परिवार व व्यक्तिवाद का उदय होता है, जिससे जनसंख्या में ह्रास होता है। ठीक है, आर्थिक प्रगति के साथ उपभोक्तावाद, एकल परिवार एवं व्यक्तिवाद का उदय होता है, जिससे जनसंख्या में ह्रास प्राप्त होता है। तो ये बात भी आपको सही ढंग से ध्यान में रख लेनी है। अब हम बात करते हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, अब देखो नोटेस्टिन व थॉमसन मोदे ने 3 अवस्थाओं की बात की थी। वर्तमान समय में जो जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्थाएं हैं उनमें थोड़ा सा मतभेद है। 3 अवस्थाओं से लेकर 5 अवस्थाओं के बीच में इनकी चर्चा की जाती है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की टोटल 3 अवस्थाओं से लेकर 5 अवस्थाएं हैं। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं कि 3 कौन कौन सी हैं और 5 कौन कौन सी हैं। ठीक है, एक सिस्टमैटिक तरीके से यहां पर हम इसको कवर करने वाले हैं। मैं ये पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब तक का आपको समझ में आया कि नहीं आया। प्लीज जल्दी जल्दी सभी के सभी बताओ। और थोड़ी सी मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि 15 सितंबर से पहले पहले आप प्रीवियस ईयर पेपरों को तो पढ़ लो प्यारे साथियों, बाद में टाइम नहीं बचेगा आपके पास में। और बहुत गजब का स्कोर करने का एक ये सबसे अच्छी राजनीति है कि आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपरों को अच्छे से कंप्लीट करना ही करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे फिर से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी के सभी कैंडिडेट एक बार प्रीवियस ईयर पेपरों को अच्छे से तैयार कर लो, फिर उसके बाद आप डेस्क्रिप्टिव पढ़ो। ठीक है, टेस्ट चलेगा है।
अब हम शुरुआत करते हैं इनकी अवस्थाओं के बारे में और एक एक करके हम सही ढंग से इन अवस्थाओं को क्लियर करते हैं। ठीक है, अवस्थाओं को पढ़ाने से पहले मैं आपको जो इसका डायग्राम है ना वो दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, एक में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, बाकी रटना ही पड़ेगा आपको, समझना। देखो, ये जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है इसका हमने एक बहुत ही इजी वे में डायग्राम बनाया है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ है, देखो ये जो लाइनें हैं, ये जो आरेख है वो किसके बारे में बता रहा है, ये जन्म दर के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये वाला जो आरेख है वो किसके बारे में बता रहा है, मृत्यु दर के बारे में बता रहा है। ठीक है, और ये वाला जो आरेख है वो किसके बारे में बता रहा है, ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है, मतलब कुल जनसंख्या के बारे में बता रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि एक जो डैश डैश है वो हमें किसके बारे में, जन्म दर के बारे में बता रहा है, दूसरा वाला हमें मृत्यु दर के बारे में बता रहा है, और तीसरा हमें कुल जनसंख्या के बारे में बता रहा है। तीनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखो यहां पर आप सबसे पहले यहां पर देखो क्या है, जनसंख्या कम है, ये यहां पर जन्म दर लिखा हुआ है, जनसंख्या कम है। ठीक है, कम जनसंख्या मतलब क्या है, जन्म दर भी बहुत तेज है और मृत्यु दर भी बहुत तेज है, मतलब जन्म भी ज्यादा ले रहे हैं, मर भी ज्यादा रहे हैं। जैसे 100 ने जन्म लिया, ठीक है, 90 मर गए, बचे कितने, 10। तो ओवरऑल पॉपुलेशन तो क्या हुई, कम हुई ना। तो पहली अवस्था में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ज्यादा होते हैं, जितने ज्यादा जन्म लेते हैं बिल्कुल ठीक उसी के हिसाब से उतनी ही ज्यादा मर जाते हैं। तो इससे जो ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो क्या रहती है, हाई रहती है, ज्यादा रहती है। अब उसके बाद में क्या हुआ, धीरे 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 क्या हुई, जनसंख्या बढ़ने लगी। ठीक है, तो हमने देखा दूसरी अवस्था से लेकर, दूसरे प्रकार से लेकर इस तीसरे प्रकार तक क्या हो रही है, जनसंख्या में जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। अब देखो यहां पर क्या है, जन्म दर अब भी उच्च चल रही है फिलहाल में। ठीक है, जन्म दर क्या चल रही है, उच्च चल रही है। यहाँ पर तो बिल्कुल हाई है जन्म दर। इसमें थोड़ी सी तीसरी प्रकार में आकर, ये प्रकार है, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार और पांचवा प्रकार। ठीक है, जो मैं आपको आगे बता दूंगा, ये जो 5 प्रकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं, 3 अवस्थाएं हैं, इनके बारे में भी हम देख लेंगे। दूसरे प्रकार में देखो जो जन्म दर है वो बिल्कुल स्थिर है, मतलब उच्च जन्म दर है, जबकि दूसरी अवस्था में जो मृत्यु दर है वो क्या हो गई, गिर गई। मतलब जन्म तो सोने लिया लेकिन मौत केवल कितने की हो रही है, गिर गई। गिरने का मतलब है कि केवल 40 की हो रही है, मतलब ओवरऑल 60 कैंडिडेट क्या हो रहे हैं, अधिक पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी अवस्था में क्या हो रहा है, जो जन्म दर है ना, कुल जनसंख्या, उसमें जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। ठीक है, इस डायग्राम से समझ गए। तीसरी अवस्था में देखो, तीसरी अवस्था में क्या हो रहा है प्यारे साथियों, जो जन्म दर है उसमें भी गिरावट आ गई, मृत्यु दर में जो गिरावट वो थोड़ी सी धीमी हो गई। ठीक है, थोड़ी सी धीमी हो गई। यहां पर तो देखो मृत्यु दर में गिरावट तीव्रता के साथ हो रही है, जबकि यहां पर मृत्यु दर में गिरावट थोड़ी सी धीमी गति से हो गई। मतलब तीसरे प्रकार में क्या हो रहा है, जन्म दर भी कम हो रही है, मृत्यु दर भी कम हो रही है। तो जन्म दर सपोज 60 हुई, मृत्यु दर भी थोड़ी सी कम हो गई, मतलब 40 मान लेते हैं, तो ओवरऑल कितना हुआ, 20 हुआ। तो तीसरे प्रकार में जनसंख्या कितनी बढ़ी है, केवल 20 बढ़ी है। यहां पर लिख लेते हैं, पहले प्रकार में 10 बढ़ी जनसंख्या, दूसरे प्रकार में जनसंख्या 60 बढ़ी, तीसरे प्रकार में जनसंख्या 20 बढ़ी। अब देखो उसके बाद चौथा प्रकार क्या है, इसमें जन्म दर गिरती जा रही है, मृत्यु दर बिल्कुल निम्न लेवल पर आकर स्थिर हो गई। ठीक है, मतलब जन्म दर गिरती जा रही है, मतलब जन्म दर यहां पर 50 आ गई, जो मृत्यु दर वो स्थिर हो गई, मतलब 40 पर आकर स्थिर हो गई, ये हमने मान लिया। तो ओवरऑल कितनी बढ़ी, 10 बढ़ी। तो चौथे प्रकार में जनसंख्या कितनी बढ़ी, 10 बढ़ी। पांचवें प्रकार में क्या हुआ प्यारे साथियों, जन्म दर भी निम्नतम हो गई और मृत्यु दर भी निम्नतम हो गई, मतलब जन्म दर भी 40 हो गई, मृत्यु दर भी 40 हो गई। ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, 0 बढ़ी, 0 बढ़ी। ठीक है, इस तरीके से यहां से आप समझ सकते हो, इस डायग्राम को इसलिए याद रख लो। अब देखो यहां पर जन्म दर कितनी, टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी, 10 बढ़ी, तो इसमें देख लो ग्रोथ कम है।
सबसे ज्यादा ग्रोथ प्रकार सेकंड में है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या 60 बढ़ी है। थर्ड में दूसरे नंबर पर सबसे कम जनसंख्या, सॉरी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर 20 है। यहां पर देखो प्यारे साथियों, यहां पर क्या हो रहा है, जनसंख्या थोड़ी थोड़ी स्थिर होती नजर आ रही है चौथी कंडीशन में। तो यहां पर जन्म कुल जनसंख्या कितनी है, 10 है। और पांचवी अवस्था में आकर तो जो जनसंख्या वो कंस्टेंट हो गई, बिल्कुल स्थिर हो गई, क्योंकि यहां पर क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर बिल्कुल बराबर है। जन्म दर मृत्यु दर क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो अब एक बार आप बताओ सभी के सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया ये डायग्राम। अमेरिया पूछे लास्ट ईयर 5 के करने हैं या फिर उससे भी कम। वाह, कितने महानुभाव, कितने गजब के इंसान हो आप। मतलब 5 पेपर नहीं रटे जा रहे आपसे। 2010 से लेकर जून 2023 तक के जितने भी पेपर हुए ना, सभी के सभी रटने आप लोगों को। तो ये डायग्राम बिल्कुल इजी वे में आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें जो पहला प्रकार है इसको प्रथम अवस्था कह दिया। ठीक है, दूसरे प्रकार से लेकर जो चौथा प्रकार है इसको हमने तीसरी अवस्था कह दिया, और जो लास्ट का प्रकार है पांचवा, इसको हमने तीसरी अवस्था कह दिया। ठीक है, तो यहां पर आप समझ सकते हो, पहली अवस्था में जनसंख्या लगभग स्थिर है, लेकिन कुल जनसंख्या जो कम है। पांचवें स्तर पर क्या है, जनसंख्या वृद्धि स्थिर है, लेकिन कुल जनसंख्या ज्यादा है। और जो दूसरी अवस्था है इसमें क्या है, जनसंख्या वृद्धि और कुल जनसंख्या दोनों क्या है, बिल्कुल 100% परिवर्तनशील है, दोनों 100% तरीके से बदल रहे हैं। चलो अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। मैं इसको साफ कर रहा हूं, ये मैंने हटा दिया इसको। चलो अब हमें देखो, इसको मैं याद करने का एक और तरीका बता देता हूं आपको। बहुत सारी चीजों को हम यहीं पर कवर कर लेते हैं ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं आए। देखो यहां पर थोड़ा सा मैं तो याद करने का तरीका बताता हूं। कोई भी देश विकासशील से विकसित की ओर जाता है तो उसकी जन्म दर में क्या होती है, कमी आती है। ठीक है, कोई भी देश जब विकासशील से विकसित की ओर जाता है तो उसकी मृत्यु दर में क्या आती है, कमी आती है। कोई भी देश विकासशील से विकसित की ओर जाता है तो उसकी साक्षरता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, कोई भी देश विकासशील से विकसित की ओर जाता है तो उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, कोई भी देश जब विकासशील से विकसित की ओर जाता है तो जीवन प्रत्याशा में क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, कोई भी देश विकासशील से विकसित की ओर जाता है तो प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी देश जब विकासशील से विकसित की ओर जाता है, हेलो एक बार क्लास कंप्लीट कर लूंगा। कोई भी देश जब विकासशील से विकसित की ओर जाता है तो उसकी जन्म दर में लगातार कमी आती है, मृत्यु दर में भी कमी आती है। ठीक है, मतलब विकासशील से विकसित की ओर होने लगता है देश तो जनसंख्या में क्या आती है, स्थिरता आती है। अस्थिरता से स्थिरता आती है, मतलब जनसंख्या स्थिर होने लग जाती है, बढ़ोतरी कम होने लग जाती है। साक्षरता तेज हो जाती है, स्वास्थ्य की सुविधाएं ज्यादा अच्छी हो जाती हैं,
जीवन प्रत्याशा भी बढ़ जाती है, मतलब जीने की जो एज है वो बढ़ जाती है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाती है। अब जो हम इनके 5 प्रकार पढ़ेंगे ना, वो पांचों के प्रकार जो प्रकार है ना, वो इन्हीं पॉइंटों से क्या है, इंटरलिंक है, इन्हीं पॉइंटों से जुड़े हुए हैं। हेलो, ठीक है, हेलो, ठीक है। तो ये बात भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर हम हम्म, हम्म। अब आ जाओ प्यारे साथियों, एक एक करके पढ़ते हैं। इसके अलावा हम क्रियाकलापों के बारे में भी देख लेते हैं, एक पॉइंट और जोड़ दो उसमें, क्रियाकलाप। क्रियाकलापों का सीन क्या होता है भाई, जो विकासशील देश होते हैं वहां पर अक्सर प्राथमिक क्रियाकलाप देखे जाते हैं, मतलब जो देश अविकसित होते हैं वहां के लोग क्या करते हैं, आखेट का काम करते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे देश विकसित होता जाता है तो लोगों के जो क्रियाकलाप हैं वो प्राथमिक क्रियाकलापों से पंचम क्रियाकलापों की ओर जाते जाते हैं, ठीक है। जैसे जो देश विकासशील है वहां पर ज्यादातर लोग या तो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं या द्वितीय क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन जो देश बहुत ही ज्यादा विकसित है वहां के लोग कैसे क्या करते हैं, चतुर्थक या पंचम टाइप की क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, तो ये क्रियाकलापों का भी आप अच्छे से ध्यान में रख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। अब पूरा पूरा जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ना, वो इसी के इर्द गिर्द पढ़ेंगे, एक एक करके हम पढ़ते हैं पांचों के पांचों पॉइंटों को। सबसे पहले हम नंबर उठाते हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट, मतलब पहली अवस्था। पहली अवस्था में क्या है सीन प्यारे साथियों, मैंने आपको अभी डायग्राम से समझाया था कि जो पहली अवस्था है उसमें जो जन्म दर है वो भी क्या होती है, उच्च रहती है, मृत्यु दर भी उच्च रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली अवस्था है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है, 35 से ज्यादा होती है, ठीक है, 35 व्यक्ति प्रति हजार से उच्च होती है। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है एवं कुल जनसंख्या स्थिर रहती है तथा कुल जनसंख्या का आकार भी छोटा होता है। पहली अवस्था का जो अभी हमने डायग्राम से समझा था, तो वहां से आपको पता चल गया होगा कि पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहती है। जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। जनसंख्या में स्थिरता देखने को मिलती है तथा कुल जनसंख्या का जो आकार है वो बहुत ही छोटा होता है। इतना समझ में आ गया। आप डायरेक्टली याद कर लो कि पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों 35 से 40 के बीच होते हैं। अब हम बात करें जनसंख्या पिरामिड के बारे में कि पहली अवस्था में जनसंख्या का पिरामिड किस तरीके का होता है। तो पहली अवस्था में जो जनसंख्या का पिरामिड होता है ना, वो संकीर्ण, वो कुछ त्रिभुज से मिलता जुलता होता है, ठीक है। पहली अवस्था में जो जनसंख्या पिरामिड है वो त्रिभुज से मिलता जुलता रहता है, लेकिन उसमें अंतर क्या होता है कि जो जनसंख्या पिरामिड है उसका आधार तो क्या होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। शीर्ष क्या होता है, संकीर्ण होता है, शीर्ष संकीर्ण होता है, आधार चौड़ा होता है। तो इस तरीके का होता है, मतलब ये त्रिभुज जैसा है लेकिन इसका जो शीर्ष है क्या है, संकीर्ण है, ठीक है। इतना याद कर लो। पिरामिड का आकार अवतल जैसा होता है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब पहली अवस्था है तो पहली अवस्था में क्या होता है, ओवरऑल जन्म दर मृत्यु दर बहुत तेज होती है। जो देश होता है वो विकासशील अवस्था से गुजर रहा होता है या फिर अविकसित देश होता है वो, जहां पर जनसंख्या पिरामिड की पहली अवस्था होती है या जहां पर जनसंख्या संक्रमण की पहली अवस्था होती है, अक्सर वो देश अविकसित होते हैं या फिर विकासशील होते हैं। जन्म दर मृत्यु दर दोनों हाई होते हैं तो वहां पर जो जीवन प्रत्याशा वो क्या होती है, निम्न होती है। साक्षरता का स्तर भी निम्न होता है, विकास बहुत ही कम होता है, घनत्व बहुत ही कम रहता है,
ज्यादातर लोग कृषि प्रधान होते हैं, ठीक है, खेती का काम करते हैं। ज्यादातर जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न रहती है। घुमक्कड़ एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रभुत्व ज्यादा रहता है। नगरीकरण क्या होता है, ओवरऑल कम होता है। बाल वर्ग उच्च प्रतिशत रहता है, क्योंकि ज्यादा जन्म ज्यादा मृत्यु, तो जो बाल वर्ग है उसका उच्च प्रतिशत रहता है। अल्प विकसित देशों में नाइजीरिया है, श्रीलंका है, तंजानिया है, बांग्लादेश है, केन्या है और म्यांमार है, इस अवस्था से गुजर रहे हैं। अब देखो, बाकी की अवस्थाओं को याद करने के लिए भी मैं एक तरीका बता देता हूं यहाँ पर आपको प्यारे साथियों। देखो यहाँ पर सभी में क्या होगा, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, देश विकसित होते जाएंगे। ठीक है भाई, आज देश क्या है, पहली अवस्था में अविकसित देश है, फिर क्या करेगा, वो विकासशील बनेगा, फिर वो विकसित होगा, फिर लास्ट में वो अति विकसित देश हो जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस चलेगी। तो जब ये सीक्वेंस चलेगी ना, तो आज जब देश में क्या है, जीवन प्रत्याशा निम्न है, तो दूसरे प्रकार में थोड़ी जीवन प्रत्याशा ज्यादा होगी, फिर ज्यादा होगी, फिर ज्यादा होगी, और पांचवी अवस्था में जाकर जीवन प्रत्याशा बिल्कुल टॉप लेवल पर आ जाएगी। साक्षरता का स्तर आज निम्न है, जैसे दूसरी अवस्था में जाएगा थोड़ा बढ़ेगा साक्षरता, तीसरे में और बढ़ेगा, चौथे में और बढ़ेगा, पांचवें में बिल्कुल टॉप 100% साक्षरता हो जाएगी। ठीक है, आज ये अविकसित देश है, विकास बहुत ही अल्प है, लेकिन धीरे 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 ये अवस्था ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो विकास है वो ज्यादा होता जाएगा, मतलब जो देश है वो अल्प विकसित से लेकर विकसित की ओर हो जाएंगे। आज घनत्व बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे घनत्व भी बढ़ता जाएगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो। आज ये देश कृषि प्रधान है, ठीक है, यहाँ के प्रमुख व्यवसाय क्या है, प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं जनसंख्या यहाँ की। लेकिन जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये लोग क्या है, अपना जो क्रियाकलाप है उनको भी बदलते रहेंगे। हालात ये आएगी कि पांचवी अवस्था में ये लोग हैं जो पंचम टाइप के क्रियाकलाप करने लग जाएंगे। नगरीकरण, आज बिल्कुल कम नगरीकरण है, धीरे धीरे अवस्था बढ़ती जाएगी, शिक्षित होते जाएंगे, विकास होता जाएगा, घनत्व बढ़ता जाएगा, जीवन प्रत्याशा बढ़ती जाएगी। ठीक उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो नगरीकरण है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, आज बाल वर्ग का उच्च अनुपात है, पांचवी अवस्था में आकर, पांचवें प्रकार में आकर क्या होगा, वृद्ध अवस्था, जो वृद्ध अवस्था के लोग हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। आप एक प्यारा सा एग्जाम्पल देख सकते हो, आपने कई बार अखबार में पढ़ा होगा या वैसे किताबों में या गूगल पर पढ़ा होगा कि जापान में लगभग 60% जनसंख्या है जो 60 साल से ज्यादा की है, मतलब वृद्ध जनसंख्या है, उसका रेशो 60% है। चाइना में भी ज्यादातर जनसंख्या लगभग 60% के आसपास जनसंख्या ऐसी है जो 60 साल से ज्यादा उम्र की है। ठीक है, तो जापान और चाइना क्या है भाई, चाइना को छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए जापान पर फोकस कर लो। जापान क्या एक बहुत ही विकसित देश है। ठीक है, आप पश्चिमी यूरोपियन कंट्रियों के बारे में पढ़ते होंगे, लंदन के बारे में पढ़ते होंगे, जर्मनी के बारे में, ब्रिटेन के बारे में पढ़ते होंगे, तो वहां पर भी आपको ये पता चला होगा कि ब्रिटेन में, जर्मनी में, लंदन में जो पॉपुलेशन है उसका लगभग 60-70% भाग ऐसा है जिनकी एज 70 प्लस है या 60 प्लस है। ठीक है, तो वृद्ध अवस्था का क्या है, ज्यादा रेशियो है जनसंख्या में, जबकि जो विकासशील देश है उनमें क्या है, बच्चों का ज्यादा रेशियो है, वृद्धों का कम है। तो बस अब आगे की जो अवस्थाएं पढ़ेंगे ना, इनसे लिंक करते हुए पढ़ेंगे हम इनको, आगे की ओर विकसित की ओर लेके चलेंगे। फिलहाल में हम अल्प विकसित देश में है, मतलब अविकसित देश में है। अब हम इन अविकसित अवस्थाओं वाले देश से हम किधर की ओर जाएंगे, विकसित अवस्थाओं वाले देश की ओर जाएंगे। इसके एग्जाम्पल याद कर लेना, मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज भी लिख लेना इसमें चाहिए आप। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री भी लिख लेना, इसी का एग्जाम्पल है वो भी। दूसरी अवस्था देख लो, दूसरी अवस्था में क्या हो रहा था, मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था, दूसरी अवस्था में जनसंख्या क्या थी, बहुत ही तेज तरीके से बढ़ रही थी। ठीक है, अब एक बार आप डायग्राम को याद करो, दूसरी अवस्था में सीन क्या था कि जो जन्म दर थी ना वो तो क्या थी, दूसरे प्रकार की बात कर रहे हैं, जन्म दर तो क्या थी, स्थिर थी, लेकिन जो मृत्यु दर थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, जन्म दर स्थिर थी कितने पर, 100 पर, जन्म दर क्या थी, उच्च थी, 100 पर थी। मृत्यु दर में गिरावट आ गई थी, तो गिरावट कितनी आई थी, 40 की आई थी। दोनों के बीच में वेरिएशन कितना आया था, 60 आया था। ठीक है, मतलब 60 जनसंख्या की वृद्धि थी। जो दूसरी अवस्था है उसमें क्या हो रहा है, इसको हम तीव्र वृद्धि वाली अवस्था भी कहेंगे, इसको हम जनसंख्या विस्फोट वाली अवस्था भी कहेंगे, क्योंकि इस अवस्था में जो जनसंख्या में वृद्धि है ना वो सबसे ज्यादा हो रही है।
ठीक है, क्योंकि दूसरी अवस्था में क्या हो रहा है प्यारे साथियों, जनसंख्या में वृद्धि सबसे ज्यादा हो रही है, सबसे तेज हो रही है, इसलिए हम दूसरी अवस्था को जनसंख्या विस्फोट वाली अवस्था कहेंगे। दूसरी अवस्था में देखो प्यारे साथियों, जन्म दर कितनी है, 30-40 है प्रति हजार व्यक्तियों पर, जो कि बहुत ज्यादा है। मृत्यु दर कितनी है, 15 से 20 व्यक्ति है प्रति हजार पर, जो कि कम है। अब दोनों के बीच में वेरिएशन देखो कितना है, 15 से 20 कैंडिडेटों का वेरिएशन है दोनों के बीच में, हजार कैंडिडेटों के ऊपर। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि उच्च जन्म दर व निम्न मृत्यु दर के कारण ओवरऑल जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सर्वाधिक होती है किसमें, दूसरी अवस्था में। पिरामिड, पिरामिड बिल्कुल त्रिभुज के आकार का होता है, यहाँ पर जो जनसंख्या पिरामिड है वो त्रिभुज का आकार ले लाता है। इसमें जो आधार होता है वो चौड़ा होता है, जबकि जो शीर्ष है वो संकीर्ण होता है। जो संकीर्ण शीर्ष है वो किसके बारे में बता रहे हैं, हमें घटती हुई मृत्यु दर के बारे में बता रहे हैं। ये मृत्यु दर है, ये जन्म दर है। तो ये मृत्यु दर के बारे में बता रहे हैं और ये हमें जन्म दर के बारे में बता रहे हैं। तो आधार जन्म दर के बारे में बताता है, शीर्ष है जो मृत्यु दर के बारे में। जीवन प्रत्याशा थोड़ी बढ़ती है पहली अवस्था की तुलना में, पहले प्रकार की तुलना में जो जन्म दर वो थोड़ी ज्यादा बढ़ती है, जीवन प्रत्याशा थोड़ी ज्यादा बढ़ती है। स्वास्थ्य की सुविधाएं भी लगातार बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, खाद्यान्न की सुविधाएं बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता जाता है, मृत्यु दर में कमी आती है। बाल वर्ग का जो प्रतिशत वो उच्च होता है, वृद्ध वर्ग निम्न प्रतिशत में होता है। जब जहां पर बाल वर्ग ज्यादा है या वृद्ध वर्ग ज्यादा है तो वहां पर क्या है, आश्रित जनसंख्या ज्यादा है, डिपेंडेंस पॉपुलेशन का रेशियो ज्यादा है। तो दूसरी अवस्था में, पहली अवस्था में जो आश्रित जनसंख्या है उसका प्रतिशत क्या होता है, सर्वाधिक होता है। दूसरी अवस्था में लोग हैं जो जीवन जीने के लिए कृषि करते हैं, मतलब जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोगों के पास रोजगार की कमी हो जाती है। फिलहाल आप भारत में देख सकते हो, खैर भारत अब दूसरी अवस्था से गुजर चुका है, भारत और चाइना फिलहाल में तीसरी अवस्था में एंट्री कर चुके हैं। लेकिन आज भी आप भारत में देख सकते हो रोजगार के कितने बुरे हालात हैं। ठीक है, अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय व कृषि कार्यों में संलग्न होती है, लोगों का द्वितीय क्रियाकलापों की ओर रुझान होने लगता है। जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा रहता है और उत्पादकता का जो स्तर होता है वो निम्न होता है। जन्म दर व मृत्यु दर 30 एवं 15 प्रति हजार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि होती है। इसका मुख्य कारण औद्योगिक क्रांति, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, संसाधन पर बेहतर नियंत्रण, मेडिकल साइंस का विकास, जिससे महामारी एवं कुपोषणों पर नियंत्रण होता है। भाई इसमें हो रहा क्या है, जन्म दर तो बहुत तेज है लेकिन मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। मृत्यु दर में जो यहाँ पर कमी आई है उसके पीछे क्या कारण है, पहला कारण है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की वजह से क्या हो रहा है प्यारे साथियों, औद्योगिक क्रांति की वजह से क्या हो रहा है, जन्म दर कम होती जा रही है। ठीक है, कृषि उत्पादकता की वजह से में वृद्धि हो रही है, तो क्या हो रही है, जन्म दर तेज और मृत्यु दर कम हो रही है। संसाधनों के ऊपर बेहतर तरीके से नियंत्रण किया गया है, मेडिकल साइंस को बहुत ही गजब तरीके से इंप्रूव किया गया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जन्म दर पर मृत्यु दर पर कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, दूसरी अवस्था में गुजर रहे हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य अमेरिकी देश और दक्षिणी अमेरिकी देश व अफ्रीकी देश। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी अवस्था के बारे में, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहां तक का हमने जो कुछ पढ़ा वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। प्लीज एक बार जल्दी जल्दी सभी के सभी कमेंट जैसे में कमेंट करके बताओ, बाद में कोई बहाना नहीं होगा, कोई किसी तरीके का सीन नहीं होगा। सभी के सभी बताओ प्यारे साथियों।
तीसरी अवस्था जिसको हम धीमी वृद्धि की अवस्था कहते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ने वाली अवस्था है। इसमें जो जन्म दर है वो घटने लग जाती है। 35-40 से घटकर कहां पर आ गई, मात्र 15 से 30 पर आ गई। ठीक है। निम्न मृत्यु दर है वो भी घटती जाती है, मतलब 15 से 30 से घटकर मृत्यु दर कितनी हो गई, 5 से 10 हो गई। तो तीसरी अवस्था को हम क्या कहेंगे, धीमी वृद्धि वाली अवस्था कहेंगे, क्योंकि इसमें जो जन्म दर है और मृत्यु दर है दोनों में क्या आने लगती है, गिरावट आने लगती है। पिरामिड त्रिभुज के आकार का होता है, जिसका आधार कम चौड़ा और शीर्ष की चौड़ाई में वृद्धि होने लगती है। ठीक है। तो तीसरी अवस्था का जो जनसंख्या पिरामिड है वो भी लगभग त्रिभुज के जैसा ही होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आधार है वो सकरा होता जाता है, शीर्ष वो चौड़ा होता जाता है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई, जिस कारण वर्ध वर्ग का प्रतिशत बढ़ा। विकासशील समाज की अंतिम अवस्था है ये ध्यान रखना, जो तीसरी अवस्था है वो विकासशील समाज की अंतिम अवस्था है। भारत और चाइना दोनों के दोनों फिलहाल में इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई, जनसंख्या का अधिकांश भाग द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न हो गया। महिलाओं की भागीदारी द्वितीय क्रियाकलापों में बढ़ी। नगरीकरण का स्तर मध्यम से उच्च की ओर होने लग गया। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। औद्योगिक विकास का स्तर तीव्र गति से बढ़ता गया। प्रति व्यक्ति आय भी में बढ़ोतरी हुई। श्रम विशिष्टीकरण हुआ। ठीक है, एकल परिवार व्यवस्था में वृद्धि हुई। अब इस अवस्था से कौन कौन से देश गुजर रहे हैं ये मैं आपको आगे एक साथ ही बता दूंगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे जिससे आप। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि विकासशील समाज की सबसे अंतिम अवस्था कौन सी होती है, तीसरी अवस्था होती है। चौथी अवस्था में क्या होता है, निम्न स्थिरता की अवस्था बोलते हैं हम चौथी अवस्था को। क्या बोलते हैं, निम्न स्थिरता की अवस्था बोलते हैं। धीमी जनसंख्या वृद्धि की अवस्था कहते हैं इसको। निम्न स्थिरता की अवस्था कह दो या धीमी वृद्धि की अवस्था कह दो। इसमें जन्म दर 5 से 10 व्यक्ति प्रति हजार पर होता है, जो कि बहुत ही निम्न है। मृत्यु दर 5 व्यक्ति प्रति हजार है, जो भी निम्न है। ठीक है, इसमें जो पिरामिड है वो घंटी के आकार का होता है। ठीक है, जिसको हम बेल स्टैंडर्ड पिरामिड या स्थिर जनसंख्या पिरामिड भी कह सकते हैं। तो जो चौथी जनसंख्या की प्रकार है, इसमें जो जनसंख्या पिरामिड है वो घंटी के आकार का होता है, जिसको हम बेल स्टैंडर्ड पिरामिड कहते हैं। ठीक है, स्थिर जनसंख्या पिरामिड भी कहा जाता है। इसमें आधार वो संकीर्ण होता है, शीर्ष की क्या होता है, सूंडाकार होता है। जीवन प्रत्याशा है वो दीर्घ जीविता उच्च होती है। बस इतना याद रख लो कि जो चौथी अवस्था है उसमें जीवन प्रत्याशा क्या होती है, उच्च होती है। जीवन प्रत्याशा में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। ज्यादातर जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न रहती है। अधिकांश जनसंख्या द्वितीय एवं तृतीय या तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलापों में संलग्न होती है। ठीक है, तो जो चौथी अवस्था है इसमें जो जनसंख्या वो गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होती है। अधिकांश जनसंख्या तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलापों में कार्यरत होती है। सेवा सेक्टर में महिलाओं की जो भागीदारी होती है वो बहुत ही उच्च होती है। जीवन स्तर भी उच्च होता है। प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ही ज्यादा होती है। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। नगरीकरण या औद्योगिकरण का जो स्तर है वो बिल्कुल उच्च होता है, 50 से 75% के बीच में होता है। विकसित समाज हो जाता है। चौथी अवस्था में जो समाज है वो विकसित हो जाता है, मतलब एकल परिवार की व्यवस्था देखने को मिलती है, जैसे हम दो हमारे दो। ठीक है, चौथी अवस्था का नारा होता है हम दो हमारे दो। लिव इन रिलेशनशिप वाले दंपतियों की संख्या बढ़ जाती है, कुल जनसंख्या कम होती है। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवी अवस्था के बारे में। पांचवी अवस्था इसको हम हासमान अवस्था कहते हैं या कम होने वाली अवस्था कहते हैं। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे साथियों कि जो पांचवी अवस्था है ना उसको हम क्या कहते हैं, पांचवी अवस्था को हम हासमान अवस्था कहते हैं या कम होने वाली अवस्था कहते हैं। इसमें जो जनसंख्या है वो कम होने लग जाती है। ठीक है, जन्म दर है जो कि 0 से 3% के बीच में होती है। मृत्यु दर 1 से 2% के बीच में होती है। तो जो पांचवी अवस्था है इसको हम हासमान अवस्था या फिर कम होने वाली अवस्था कहते हैं। इसमें जो जन्म दर है वो 0 से 3% होता है। मृत्यु दर है जो 1 से 2% होता है।
जन्म दर एवं मृत्यु दर निम्न स्तर पर जो शून्य जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। भाई जो चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था है ना, उसमें जो जन्म दर है और मृत्यु दर क्या होते हैं, बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, आपने डायग्राम को याद करो, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया बताया था कि जो पांचवी अवस्था होती है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों स्थिर हो जाते हैं। जब जन्म दर स्थिर दर मृत्यु दर स्थिर हो गए तो जो जनसंख्या वृद्धि दर वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। भाई 10 जन्म लिए 10 मर गए, ठीक है, तो 10 जन्म ले रहे हैं 10 मर रहे हैं, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो रही है, 0 हो रही है। परिवार का आकार सबसे छोटा होता है पांचवी अवस्था में। यहाँ पर नारा होता है कि हम तो दो हैं लेकिन हमारे केवल एक ही है। जीवन प्रत्याशा यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल की होती है। पिरामिड की बात की जाए तो इसके जो पिरामिड होता है उसका आधार संकीर्ण होता है, शीर्ष बीच में उभरा हुआ और शून्याकार होता है। यह अवस्था अति विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में देखने को मिलती है। ठीक है, उत्पादकता का स्तर बहुत उच्च लेवल पर होता है, नगरीकरण और औद्योगिकरण भी बहुत उच्च लेवल पर होता है, शिक्षा का स्तर जो बिल्कुल 100% होता है, प्रति व्यक्ति आय भी उच्च होती है, अधिकांश जनसंख्या चतुर्थक व पंचम क्रियाकलापों में लगे होते हैं, एकल परिवार की प्रथा पाई जाती है, समाज की विकसित अवस्था होती है। और ये वापस आ गया हमारा डायग्राम जिसके बेस पर हमने स्टार्ट किया था। तो अब एक बात बताओ, ये पांचों की पांचों अवस्थाएं आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी जल्दी सभी के सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो एक बार। और भाई लोगों, जो संडे को टेस्ट होता है, ये टेस्ट दे लिया करो यार, नुकसान नहीं होगा। 15-20 सितंबर से पहले पहले सभी के सभी प्रीवियस ईयर पेपरों को रट दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम, अब चाहे किसी को समझ में आए ना आए, हमने पूछ लिया, जिन्होंने रिप्लाई दिया उन सभी को समझ में आ गया है। अब हम हर किसी का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो रिप्लाई नहीं दे रहा उसका वेट करने से मतलब भी क्या है। 5 अवस्थाएं हैं, इनका अलग अलग नाम भी है, ये भी याद रख लो। जो पहली अवस्था है, जो अभी हमने 5 प्रकार पढ़े थे, इसमें जो पहला प्रकार उसको बोलते हैं हम उच्च स्थायी अवस्था बोलते हैं, या इसको हम उच्च स्थैतिक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ये जो हमने 5 अवस्थाएं पढ़ी थी, इसमें पहली अवस्था का नाम है दूसरा उच्च स्थायी अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, जो दूसरी अवस्था है इसको हम प्रारंभिक वर्तमान अवस्था या प्रसरणशील या युवा जनसांख्यिकी अवस्था भी कहते हैं। जो तीसरी अवस्था है उसको हम उत्तर वर्तमान अवस्था या परवर्ती प्रसरणशील अवस्था भी कहते हैं। जो चौथी अवस्था है उसको हम निम्न स्थायी अवस्था या निम्न परिवर्तनशील अवस्था भी कहते हैं। और जो पांचवी अवस्था है उसको हम ऋणात्मक जनसंख्या अवस्था कहते हैं। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो उच्च स्थायी अवस्था जिसको हम उच्च स्थैतिक अवस्था कहते हैं, यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं। प्रारंभिक वर्तमान अवस्था जिसको हम प्रसरणशील या युवा जनसांख्यिकी अवस्था कहते हैं, इसमें जन्म दर उच्च होती है, मृत्यु दर में ह्रास होता है। तीसरी होती है उत्तर वर्तमान अवस्था जिसको हम परवर्ती प्रसरणशील अवस्था कहते हैं, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आती है। ठीक है, मृत्यु दर में थोड़ी ज्यादा गिरावट होती है। चौथी आती है निम्न स्थायी अवस्था, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में क्या होता है, कमी आती है, दोनों निम्न स्तर पर स्थिर हो जाती हैं। तो जो चौथी अवस्था है इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न स्तर पर स्थिर हो जाते हैं, इसको हम निम्न परिवर्तनशील अवस्था कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी पांचवी अवस्था प्यारे साथियों, जिसको हम ऋणात्मक जनसंख्या अवस्था कहते हैं। जो पांचवी अवस्था है उसको हम ऋणात्मक जनसंख्या अवस्था कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती हैं। जनसंख्या ह्रास व शून्य वृद्धि की अवस्था कहते हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है प्यारे साथियों, पांचों की पांचों अवस्थाओं के बारे में, कि पांचों की पांचों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और किस तरीके से हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा देश कौन सी अवस्था से गुजर रहा है। नाइजीरिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, केन्या, म्यांमार, तंजानिया पहली अवस्था से गुजर रहे हैं। अफ्रीका है, ठीक है, लेटिन अमेरिका के अधिकांश देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया है, पश्चिमी एशिया के देश हैं जो दूसरी अवस्था से गुजर रहे हैं। कोरिया है, इजराइल है, पुर्तगाल है, स्पेन है, यूगोस्लाविया है, कनाडा है, चिली है, अर्जेंटीना है, भारत, चाइना तीसरी अवस्था से गुजर रहे हैं। भारत है जो 21वीं शताब्दी तक चौथी अवस्था में प्रवेश कर जाएगा। फिलहाल में पश्चिमी यूरोपीय देश और विकसित देश चौथी अवस्था से गुजर रहे हैं। पांचवी अवस्था में वो समस्त देश हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, रूस है, बुल्गारिया है, इटली है, स्वीडन है, हंगरी है। ये वो देश हैं जो जनांकीय संक्रमण की पांचवी अवस्था से गुजर रहे हैं। तो बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी कमेंट सेशन में कमेंट करके बताते रहो, ठीक है? क्योंकि क्लास कंप्लीट होने के बाद में फिर पूछोगे तो उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि कल वाली क्लास में मैं आप अकेले का डाउट क्लियर करूं तो वो ज्यादा ठीक नहीं होगा। जनसंख्या संक्रमण मॉडल की प्रोफेसर थॉमसन, प्रोफेसर बोग व प्रोफेसर नोटेस्टिन मॉडल ने टोटल 3 अवस्थाएं बताई, ठीक है? जो जनांकीय संक्रमण मॉडल है या जनसंख्या परिवर्तन है इसके संबंध में, ठीक है? ये 3 विद्वान हैं जिनमें एक का नाम है प्रोफेसर थॉमसन, दूसरे हैं बोग और तीसरे नोटेस्टिन। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था है जनसंख्या की परिवर्तनशील, जनसंख्या की परिवर्तन से पूर्व की अवस्था, दूसरी है जनसंख्या की परिवर्तन की अवस्था और तीसरी है जनसंख्या के परिवर्तन की बाद की अवस्था, ठीक है? जनसंख्या परिवर्तन की अवस्था में प्रोफेसर कॉल मैक्स मोदे ने जनसंख्या संक्रमण की 4 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था है, चौथी अवस्था है। उसके बाद आगे बनता है लॉन्ड्री मोदे ने, किन्होंने? लॉन्ड्री मोदे ने जनसंख्या परिवर्तन की खाद्यान्न आपूर्ति एवं आर्थिक विकास के आधार पर 3 अवस्थाएं बताई। तो लॉन्ड्री मोदे ने जनसंख्या परिवर्तन की खाद्यान्न आपूर्ति व आर्थिक विकास के आधार पर 3 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था है प्राथमिक अवस्था, इसमें जनसंख्या की मात्रा खाद्यान्नों की आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। फिर उसके बाद में आता है माध्यमिक अवस्था, इस अवस्था के अंतर्गत खाद्यान्न के स्थान पर आर्थिक विकास जनसंख्या की मात्रा को निर्धारित करने लगता है। और उसके बाद में आता है तीसरा आधुनिक युग, इस अवस्था में जनसंख्या न तो खाद्यान्न आपूर्ति से प्रभावित होती और न ही विकास की दर से, ठीक है? तो ये लैंड्री मोदे के अनुसार है तीनों की तीनों अवस्थाएं। ये तीनों की तीनों अवस्थाएं लॉन्ड्री मोदे ने जनसंख्या परिवर्तन की ये जो अवस्थाएं हैं ये खाद्यान्न आपूर्ति और आर्थिक विकास के आधार पर निर्धारित की हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये तीनों की तीनों अवस्थाएं हैं, ये क्या क्या बातें करती हैं, तीनों की तीनों अवस्थाओं की क्या क्या विशेषता है, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है प्यारे साथियों। कि प्राथमिक अवस्था, जनसंख्या की मात्रा खाद्यान्नों की आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। माध्यमिक अवस्था, इस अवस्था के अंतर्गत खाद्यान्नों के स्थान पर आर्थिक विकास जनसंख्या की मात्रा को निर्धारित करने लगता है। और आधुनिक युग, इस अवस्था में जनसंख्या न तो खाद्यान्न पूर्ति से प्रभावित होती और ना ही विकास की दर से। अब थोड़ी सी आलोचना बची हुई है इस मॉडल की, जो हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में पूरे मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्रीवियस ईयर पेपरों को रट दो प्यारे साथियों, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपको रटने ही पड़ेंगे, ये भी ध्यान में रखना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम कल वाली क्लास में पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ।